Hello everyone, welcome to Electrical for All. This is Abhinav Rai and today we are going to start about a substation. इस लेक्चर में हमको पढ़ना है अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट पावर स्टेशन कि पावर स्टेशन क्या है, मेरे सब स्टेशन जो भी सब स्टेशन है उसका पर्पस क्या है, वो काम क्या करता है, उसके टास्क क्या क्या हैं, ठीक, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, आउटडोर सब स्टेशन किसको बोलते हैं, इंडोर सब स्टेशन किसको बोलते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, ठीक, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन क्या होता है। ओके तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करते हैं कि पावर जनरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे पावर जनरेटिंग सिस्टम्स दिखाए गए हैं। इसके बारे में हम जानते भी हैं, यहाँ हम ज़्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जनरली न्यूक्लियर, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड पावर स्टेशन एंड सोलर पावर स्टेशन, इतने तरीके हैं पावर को जनरेट करने के, ये मेजर तरीके हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर में एक रिएक्शन होता है जो कि वाटर को स्टीम में चेंज करता है। ठीक है, स्टीम क्या करती है, स्टीम टरबाइन को मूव करती है और टरबाइन से कनेक्टेड होता है मेरा क्या, जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंटेनमेंट बिल्डिंग है, स्टीम जनरेटर्स हैं और मेरा जो भी यूरेनियम का फ्यूल है उसके साथ कंट्रोल रॉड्स लगे हुए हैं, रिएक्टर की वेसल है जिसके साथ कंट्रोल रॉड कनेक्टेड है। वो कंट्रोल रॉड कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे स्टीम जनरेटर्स में जा रहे हैं, जहाँ पे वाटर मेरा स्टीम में चेंज हो रहा है, फिर वहाँ से स्टीम निकल के जा रही है कहाँ पे, टरबाइन में। अब टरबाइन क्या कर रही है, टरबाइन मूव कर रही है स्टीम के फोर्स के कारण और उस टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड है मेरा जनरेटर, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसमिशन लाइन, और हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक, उसके बाद वहाँ पे कंडेंसर है, मतलब वाटर को कंडेंस करके कूल करता है, कूल करने के बाद फिर से वाटर को उसकी जगह पे भेज देता है ना। उसी तरह अगर हम डिस्कशन करते हैं कोल या फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल में यूज होता है मेरा क्या, कोल, ऑयल, गैस। ठीक, तो कोल को हम क्या करते हैं, डस्ट में चेंज करते हैं, उसके बाद बॉयलर में भेजते हैं। बॉयलर क्या करता है, कोल से जो हीट निकलती है उससे क्या करता है, वाटर को स्टीम में चेंज करता है, स्टीम फिर टरबाइन में जाती है, टरबाइन मूव करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जनरेटर मूव करता है, देन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। उसी तरह अगर डिस्कशन करते हैं किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या है, एक दो रिजर्वायर्स होते हैं। रिजर्वायर में क्या है, रिजर्वायर ऊपर मतलब ऊंचाई पे होता है, ऊंचाई के बाद जनरेटर कहाँ, नीचे, और उसके कैनेटिक एनर्जी से मेरा क्या, जनरेटर का ब्लेड्स घूमता है और उस ब्लेड से मेरा जनरेटर का शाफ्ट घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये है मेरा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसी तरह होता है पंप स्टोरेज प्लांट, है ना। तो पंप स्टोरेज प्लांट में क्या होता है कि दो रिजर्वायर होते हैं, एक अपर रिजर्वायर, एक लोअर रिजर्वायर। ठीक, अपर रिजर्वायर से वाटर लोअर रिजर्वायर में आता है और फिर जब पीक आवर्स नहीं होते हैं तो उसी वाटर को फिर से अपर रिजर्वायर में भेज दिया जाता है, तो एक ही वाटर को ऊपर नीचे फ्लो कराया जाता है। तो ये है मेरा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। उसके बाद बात करते हैं विंड पावर की। तो विंड पावर में क्या है कि जो ऐसे जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होता है। अब हवा क्या करती है, जो भी रोटर की ब्लेड्स है उन पे प्रेशर डालती है, रोटर की ब्लेड घूमती है और उसके साथ एक गियर बॉक्स की असेंबली लगी होती है जो कि कनेक्ट करती है किसको, रोटर ब्लेड को मेरे जनरेटर के साथ। अब जैसे रोटर ब्लेड घूमते हैं वैसे ही मेरा जनरेटर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, सोलर पावर। तो सोलर पावर में सोलर की पैनल होती है, उसमें सन के थ्रू हीट जाती है और हीट क्या करती है भाई, हीट के कारण सोलर प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, और जनरली वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, उसका चार्ज का कंट्रोलर होता है जहाँ पे हम पावर को स्टोर करते हैं, बैटरी है वो डीसी पावर में कन्वर्ट करती है, जहाँ की हम घर में यूज करते हैं क्या, एसी पावर। फिर वहाँ पे एक इन्वर्टर लगा होता है जो कि डीसी पावर को एसी पावर में चेंज करता है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि सब स्टेशन का पर्पस क्या है।
वाई वी अ सब स्टेशन। ठीक, हमने पावर तो जनरेट कर लिया, लेकिन अब पावर को ट्रांसमिट करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। उस पावर को फाइनली हमको क्या करना है, यूज करना है ना। तो सब स्टेशन क्या है कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का असेंबली पॉइंट है, जहां पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और असेंबल करके एक सब स्टेशन रेडी करते हैं, जिससे हम पावर को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, है ना। तो जनरली अगर पावर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें होती हैं। पहली बात क्या, जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे सब स्टेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे बस बार है, स्विच गियर है, पावर ट्रांसफार्मर है, ऑक्सिलरीज है, एटसेट्रा। ठीक, तो ये सारे कंपोनेंट जब एक डेफिनेट सीक्वेंस में एक सर्किट बनाते हैं, एक डेफिनेट सीक्वेंस में जब इनको लगा दिया जाता है और ये एक सर्किट बनाते हैं, और जब हम इनका यूज करते हैं तो ये बनता है क्या, मेरा सब स्टेशन। ठीक, अब ये सब स्टेशन बहुत सारा काम करता है जनरली। बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इनकमिंग सर्किट एंड आउटगोइंग सर्किट। अगर हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है सब स्टेशन, नंबर ऑफ इनकमिंग सर्किट और आउटगोइंग सर्किट को कंसिस्ट करता है, कनेक्टेड टू अ कॉमन बस बार सिस्टम। कनेक्टेड टू अ कॉमन बस बार सिस्टम, बस बार के बारे में भी पढ़ेंगे कि बस बार क्या है। अ सब स्टेशन रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर, कहां से रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन वाया इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन एंड डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर वाया आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो यह है सब स्टेशन का काम कि वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करे जनरेटिंग स्टेशन से और अगेन पावर को कन्वर्ट करके डिलीवर करे आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको लिख सकते हैं, सब स्टेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर सिस्टम and form important links between generating station and transmission system, distribution system and load points। ठीक, जनरली हमने पावर को जनरेट किया, अब हमको पावर को यूज करना है। तो हाउ टू यूज दैट, कैसे हम उसको ऐसी जगह पे पहुंचाएं जहां पे पावर वो यूज हो सके, है ना। तो वहां पे सबसे बड़ा रोल है किसका, सब स्टेशन का। ओके, अब अगर मेन पर्पस की बात की जाए कि मेन टास्क क्या है सब स्टेशन का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरली हमने ये सुना है कि सब स्टेशन क्या होता है कि एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करता है ना। जैसे हमने 11 kV पे पावर जनरेट किया, अब उसको क्या करना है भाई, ट्रांसमिट करना है। तो हम क्या करते हैं, पावर को स्टेप अप करते हैं। ठीक, तो जहां पे वो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं भैया, सब स्टेशन, है ना। तो हमने बस यही सुना है कि भैया क्या होता है कि पावर एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में जहां पे कन्वर्ट किया जाता है वो क्या है, सब स्टेशन है। तो ये एक बेसिक काम है सब स्टेशन का, लेकिन सब स्टेशन के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि वो करता है। सबसे पहली बात कि वो ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करता है। ठीक, वहां पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि कहां पे फॉल्ट आया है, कहां पे गड़बड़ी है, किसको ठीक करना है। ठीक, कंट्रोलिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक जगह से जब दूसरी जगह एनर्जी जा रही है तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, एंश्योर स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक, स्टेबिलिटी, जो मेरा सिस्टम है उस वो स्टेबल रहे, अनस्टेबल ना हो, उसको कंट्रोल करता है। ठीक, लोड शेडिंग ना हो, लोड शेडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म भी हमने मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में डिस्कशन किया होगा कि सिंक्रोनिज्म क्या होता है। ठीक, तो लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म नहीं होना चाहिए। अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है तो उनके वोल्टेज, उनके फेज, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, अदरवाइज वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो फेज मतलब आर वाई बी के साथ आर वाई बी कनेक्ट होगा, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब वो सिंक्रोनाइज हो पाती है। ठीक, तो ये सारा काम कौन करता है, मेरा सब स्टेशन करता है।
securing the supply by providing adequate line capacity. नेक्स्ट दिया है डेटा ट्रांसमिशन वाया पावर लाइन करियर फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्क मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन. तो सिर्फ और सिर्फ ये पावर ट्रांसमिशन ही नहीं करता है, डेटा का भी ट्रांसमिशन करता है. डेटा इन द सेंस हम फोन पे बात करते हैं, ठीक, या हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, या कोई पिक्चर सेंड करते हैं, कोई वीडियो सेंड करते हैं, ठीक. तो जो पावर स्टेशन या सब स्टेशन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो भी इन्हीं के जरिए होता है. जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उन्हीं के जरिए ही होता है, ठीक है. तो सिर्फ सब स्टेशन के बीच में, ये नहीं कि हम उनको यूज कर सकते हैं. जो दो सब स्टेशन हैं वो दो सब स्टेशन इन ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन के जरिए जो भी नेटवर्क है मेरा इलेक्ट्रिकल का, उसके जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉल्ट एनालिसिस करता है. नेक्स्ट फॉल्ट एनालिसिस करता है. उसके बाद क्या है, डिटरमाइनिंग द एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, की कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई. रिलायबल सप्लाई बाय फीडिंग द नेटवर्क एट वेरियस पॉइंट, ठीक. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वल एसोसिएटेड फंक्शन. इकोनॉमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि जो भी मेरा पावर डिस्ट्रीब्यूट हो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कम से कम खर्च लगे, है ना. तो इकोनॉमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है ना. तो ये सारे जो हैं, ये सारे टास्क हैं सब स्टेशन के जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की कि कितने तरह के टाइप्स हैं, तो जनरली सब स्टेशन को बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है. लाइक अगर हम आउटडोर और इंडोर मतलब बाहर और अंदर के सब स्टेशन के बारे में बात करें तो आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन. अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल देखा जाए तो एसी सब स्टेशन, एचवीडीसी सब स्टेशन. एसी सब स्टेशन में भी बहुत सारे सब स्टेशन आते हैं लाइक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, मीडियम वोल्टेज सब स्टेशन, लो वोल्टेज सब स्टेशन. हाई वोल्टेज डीसी है ना, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सब स्टेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी एचवीडीसी में या एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में, है ना. अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन में एयर इंसुलेटेड आउटडोर सब स्टेशन और SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, ठीक. तो SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन वही है मेरा इंडोर सब स्टेशन, है ना. या कंपोजिट ऑफ बोथ जिसमें दोनों ही लगे हो, मेरा आउटडोर सब स्टेशन इंडोर सब स्टेशन का कंपोजिट हो, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में. अब अगर एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लाइक स्टेप अप सब स्टेशन है. उसके बाद अगर बात की जाए तो प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन है, सेकेंडरी सब स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, बल्क सप्लाई इंडस्ट्रियल सब स्टेशन है किसी इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग सब स्टेशन है, बहुत छोटा सा सब स्टेशन हो कहीं पे जिसको जनरली यूज़ करना हो तो वो क्या है, मोबाइल सब स्टेशन है टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए. तो उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे नीचे में डिस्कशन किया गया है कि कौन सी चीज़ें क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है ना. नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करते हैं आउटडोर सब स्टेशन की जो कि एयर इंसुलेटेड होता है. एयर इंसुलेटेड का मतलब तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अगर हम अंडरग्राउंड केबल पढ़े हुए हैं. इंसुलेशन, है ना. इंसुलेशन का मतलब क्या कि एक ऐसा जगह या ऐसा मीडियम जिसमें करंट फ्लो ना कर पाए, है ना. तो यहाँ पे वकायदा लिखा हुआ है क्या, एयर इंसुलेटेड. मतलब दो केबल्स के बीच में जो भी गैप होगा उसमें क्या होगी, एयर होगी, ठीक. अगर दो केबल के बीच में एयर है तो उसको बोलते हैं क्या, एयर इंसुलेटेड. जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं RYBN, आर और वाई के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है ना. तो मतलब इसमें जो इंसुलेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एयर के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एयर इंसुलेशन, है ना. तो अगर सब स्टेशन जनरली ये जो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं वो 55 kV से लेकर के 765 kV तक होते हैं, ठीक. इन टाइप के सब स्टेशन को बहुत कम टाइम में, लेस टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, बट ये जो सब स्टेशन हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, स्पेसियस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है. अब इन सब स्टेशन को दो तरह के टाइप्स में बांटा गया है. पहला है पोल माउंटेड सब स्टेशन, है ना. पोल माउंटेड सब स्टेशन आपको जनरली आपके घर के आसपास दिख जाएगा, जहां पे आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक. अगर अब आप उस ट्रांसफार्मर पे जाके देखेंगे
जो भी बड़ा ट्रांसफार्मर है जनरली वो 11 केवी से 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। 11 केवी उसमें इनकमिंग होती है और 400 वोल्ट आउटगोइंग, मतलब 400 वोल्ट वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करके निकालता है ना। तो वो सब स्टेशन जो होगा उसको पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल माउंटेड सब स्टेशन। उसमें 4 पोल्स लगी होंगी जिसके बीच में एक ट्रांसफार्मर को बैठाया गया होगा, ठीक। तो ये इसमें प्राइमरी में क्या होता है 11 केवी और सेकेंडरी में 400 वोल्ट, ठीक। स्टेप डाउन करता है, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक। उसी तरह अगर फेज टू फेज वोल्टेज देखा जाए तो वो होता है 400 वोल्ट और फेज टू न्यूट्रल देखा जाए तो वो होता है 230 वोल्ट, ओके, या लाइन टू न्यूट्रल। इसमें एक ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा होता है। क्या लगा होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर 2 फेज के बीच में क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, लाइन को कट कर देता है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक OCB लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? OCB, सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट को जो ब्रेक करे किस कंडीशन में? एबनॉर्मल कंडीशन में, उसको बोलते हैं क्या? सर्किट ब्रेकर, ठीक। तो अगर यहाँ पे R और Y कभी कहीं आगे चलकर टच हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो अब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा? मेरे पूरे सिस्टम को ऑफ कर देगा, है ना। तो ये OCB है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है? ट्रांसफार्मर लगा है ना। ये ट्रांसफार्मर यहां से इनकमिंग हो रही है इस साइड से और इस साइड से आउटगोइंग हो रहा है, ठीक। क्लियर है? उसके बाद इसी ट्रांसफार्मर के, इसको बोलते हैं क्या? बुशिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? बुशिंग्स, है ना। ये सारे क्या है? उसके बुशिंग्स हैं जिससे हम लाइन को कनेक्ट करते हैं। अब इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर एकदम लगा होता है क्या? लाइटनिंग अरेस्टर, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन थोड़ा बहुत किया है कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? अगर कोई कहीं से बिजली गिर रही है, आसमान में से बिजली गिर रही है या कोई भी लाइटनिंग हुई जिसके चलते वो नीचे आ गया, तो उसको वो अरेस्ट करके ग्राउंड कर देता है, ठीक। लाइटनिंग को अरेस्ट कर लेता है ना। जैसे पुलिस चोर को अरेस्ट कर लेती है, कॉमन सी बात है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन आर जनरली यूज फॉर ट्रांसफार्मर कैपेसिटी ऑफ 200 kVA। यहाँ पे देखिए एक आइसोलेटर भी लगा हुआ है, ऑपरेटिंग हैंडल ऑफ फॉर आइसोलेटर। इस हैंडल को अगर ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये क्या करेगा कि लाइन को कट कर देगा। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस आइसोलेटर को हम ऊपर नीचे या ऊपर मूव करेंगे तो ये क्या करेगा? लाइन को, इनकमिंग लाइन को ट्रांसफार्मर से कट आउट कर देगा, जिसके चलते अब अगर हमको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ऑपरेटिंग हैंडल को मूव करेंगे जो कि इनकमिंग लाइन को क्लोज कर देगा ट्रांसफार्मर में। अब हम उसको मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर इसका नॉर्मल सर्किट डायग्राम देखेंगे तो ये है। सबसे पहले जो भी 11 केवी की लाइन आ रही है, ठीक, ओवरहेड लाइन, 11 केवी की ओवरहेड लाइन आई, उससे हम क्या लिए? उसमें सबसे पहले तो एक क्या लगाया हमने? लाइटनिंग अरेस्टर लगाया कि अगर कहीं भी लाइटनिंग हो तो वो तुरंत उसको ग्राउंडेड कर दे। उसके बाद एक फ्यूज लगाया, यहाँ पे एक फ्यूज, देखिए कैसे इसकी सर्किट बनती है। उसके बाद एक आइसोलेटिंग स्विच लगाया जिसका नीचे में हैंडल है जो कि 11 केवी को क्या कर देगा? ट्रांसफार्मर में जाने से ऑफ कर देगा। फिर ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर के बाद एक लो टेंशन, LT मतलब क्या? लो टेंशन क्या लगाया? ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया जो कि 400 वोल्ट क्या कर रहा है? कन्वर्ट करके दे रहा है ना। क्लियर है? तो ये है मेरा आउटडोर सब स्टेशन, या इसको बोलते हैं एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। ये इसका क्या है? ड्राइंग है, आप इसको नोट डाउन करें, अच्छे से बनाने की कोशिश करें एक A4 शीट के पेपर में, है ना। अलग एक पेपर लें और उस पर ये पूरी ड्राइंग बनाएं अच्छे से। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। मैं थोड़ी उसको मूव कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर पाएँ या ड्राइंग कर पाएँ अपने A4 शीट के पेपर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। फाउंडेशन मतलब क्या? जमीन पे फाउंडेशन बना के या कंक्रीट का फाउंडेशन बना के जो सब स्टेशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन है ना। ये ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग पावर स्टेशन से आ रही है। अब ये नीचे यहाँ पे सब स्टेशन में उतर रही है, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे 2 लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए हैं, जो कि सबसे पहले कहीं भी लाइन जहाँ पे उतरती है वहाँ पे सबसे पहला काम होता है क्या, लाइटनिंग अरेस्टर को लगाना। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर के बाद ये लाइन तुरंत कहाँ जा रही है, ट्रांसफार्मर में, जो कि उसको कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसफार्मर के बाद फिर कुछ और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है वहाँ से ये लाइन पोल्स में चली जा रही है। ठीक, तो ये है मेरा क्या, फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। ठीक, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है ना। और सिंस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सबस्टेशन इज हैवी, देयरफॉर साइट सेलेक्टेड फॉर दिस सबस्टेशन मस्ट हैव अ गुड एक्सेस ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट। मतलब जहां पे रोड हो, ठीक है, जैसे पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड में क्या है, जो वो वहीं पे बनाया जाता है जहां पे क्या, रोड का कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो वहां पे रोड का कम्युनिकेशन अच्छा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो भी फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन है उसमें क्या क्या लगा होता है, इसके बारे में हम इसके आगे डीप में डिस्कशन करेंगे। लाइक एक नंबर क्या है मेरा, प्राइमरी पावर लाइन्स है। 2 नंबर है क्या, 2 नंबर ये जो ऊपर से एक ट्रांसमिशन लाइन से दूसरे ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करती हैं, जो टॉप में लगा होता है उसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड वायर। ठीक, 3 नंबर जो दिख रहा है आपको वो क्या है, ओवरहेड लाइन है। 4 नंबर कहाँ है, देखिए ध्यान से, ये मतलब ये चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, घेरा जाता है पूरे पावर स्टेशन को, कोई और दूसरा बाहरी आदमी उसके अंदर ना घुस पाए, है ना। सिक्योरिटी फेंस बोलते हैं उसको। ठीक, सेकेंडरी पावर लाइन से 5 नंबर पे आ जाए, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। ठीक, 6 नंबर कहाँ है, ये है 6 नंबर, ये है क्या, कंट्रोल बिल्डिंग, जहां से पावर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ए जहां पे ये ए लगा हुआ है, ए क्या है, ट्रांसफार्मर फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ठीक, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यहाँ पे तुरंत एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है कि कितना पावर या कितना वोल्टेज नीचे उतर रहा है उसको हम कैलकुलेट कर पाए, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बी यहाँ पे लगा है एक आइसोलेटर और डिस्कनेक्टेड स्विच भी बोल सकते हैं, जो कि अगर हमको मान लीजिए कि जैसे कि हमने वहां पे लगाया था आइसोलेटर पोल माउंटेड में, उसी तरह यहाँ पे भी एक आइसोलेटर लगा हुआ है। अगर हमको आगे कहीं मेंटेनेंस करनी है तो हम इनकमिंग लाइन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे और आगे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद डी पोजीशन पे लगा है क्या, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। मेजरमेंट में हमने पढ़ा होगा, है ना, कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक, तो करंट ट्रांसफार्मर जो भी है वो क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि कितनी करंट जा रही है। ठीक, ई पे हम देखिए यहाँ पे लगा हुआ है क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, एफ क्या है मेरा, मेन ट्रांसफार्मर, जो कि पावर को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, क्लियर है। सी पोजीशन पे देखिए, सी पोजीशन पे एक लगा है क्या, सर्किट ब्रेकर, जो कि सर्किट को एबनॉर्मल कंडीशन में, ऑटोमेटिक जब भी एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, कहीं मेरा फेज टू फेज टच हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सर्किट को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। तो गैस इंसुलेटेड, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो था एयर इंसुलेटेड, मतलब एयर के थ्रू 2 वायर्स के बीच में इंसुलेशन दी जा रही है। जब एयर के थ्रू ना दी जाए और गैस के थ्रू जब इंसुलेशन दी जाए तो उसको बोलते हैं क्या, गैस इंसुलेटेड। इंसुलेशन का मतलब समझ में आया। तो गैस इंसुलेटेड में यूज किया जाता है कौन सी गैस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या, ध्यान दीजिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसी को बोलते हैं क्या, SF6 गैस। क्या बोलते हैं, SF6 गैस। आगे जब हम पढ़ेंगे आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में हमको देखना है SF6 सर्किट ब्रेकर या SF6 के बारे में डीपली पढ़ना है कि SF6 ही क्यों यूज किया जाता है। और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन SF6 ही क्यों यूज करते हैं उसका कारण है। ठीक, उसका कारण ये है कि ये सुपीरियर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, और बहुत ही मॉडरेट प्रेशर पे फेज एंड फेज को क्या कर दिया ग्राउंड इंसुलेशन कर सकता है। ठीक, ये जो है वो 72.5 kV, 145 kV, 300 kV या 420 kV या उससे अबव वोल्टेज रेटिंग पे भी यूज किया जा सकता है ये वाला तरीका। ठीक,
दो केबल्स हैं, उन दो केबल्स के बीच में क्या डाला गया है, SF6 की गैस डाली गई है, तो बहुत नजदीक भी रहेंगे तो उनके बीच में क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो जनरली जो इंडोर सब स्टेशन है वो होता है क्या, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। ठीक, तो अब मान लीजिए कि बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, ठीक है, जहाँ पे स्पेस की कमी है ना, स्पेस की क्या है, कमी है, तो उस जगह पे बैठाया जाता है क्या, इंडोर सब स्टेशन, है ना। तो इंडोर सब स्टेशन बैठाने का कारण यही है कि जहाँ पे स्पेस की कमी होती है वहाँ पे GIS, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, हम वहाँ पे बैठाते हैं। ठीक, तो इंडोर सब स्टेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की स्पेस की कमी होती, स्पेस कम लगता है। ठीक है, अर्बन साइट मतलब जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, अर्बन मतलब शहरी इलाका है, ठीक, हाई एल्टीट्यूड है, तो ये है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 की बात करें, अगर SF6 मटेरियल की बात करें, ये ऐसा दिखेगा आपको। अगर गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है तो ये ऐसा दिखेगा, ये गैस की पाइप्स हैं, मेरे बस बार्स भी हैं, इसी में ट्रांसफार्मर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये वाला पोजीशन वो क्या है, बस बार है। उसके बाद वो एक डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विच से कनेक्टेड है। 2 नंबर पे आप देख सकते हो, ये 2 नंबर क्या है, मेरा सर्किट ब्रेकर है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर यहाँ पे लगा हुआ है क्या, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक, 4 नंबर पे लगा हुआ है मेरा क्या, वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पे ये जो मूवमेंट ये मूव कर सकता है, ये है क्या, लाइन डिस्कनेक्टर। ठीक, इसको आप चाहें तो बना भी सकते हैं अपने कॉपी में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बहुत कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बना सकते हैं आप। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है कि इंडोर सब स्टेशन में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, वो क्यों वही गैस यूज़ की जाती है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक, वेरी स्टेबल है, केमिकली बहुत स्टेबल है, रिएक्शन कम होता है इसके साथ, मैन मेड है, आदमी खुद बनाते हैं, लाइफ टाइम इसकी लाइफ जो होती है वो 800 से 3200 साल तक होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो एयर से है वो एयर से बहुत बेहतर होती है, 3 गुना ज़्यादा बेहतर होती है, कलरलेस है, ठीक है, हैवियर, एयर से ज़्यादा हैवी है, ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल, वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब आग नहीं लग सकती है इसमें। ठीक, तो इसेंशियल पार्ट्स हैं ये कुछ जो भी मेरे इंडोर सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं, लाइक बस बार, सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सब हम आगे डीप में डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं जो भी हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उनका एप्लीकेशन जानते हैं कि वो कहाँ पे जनरली यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब अगर हम कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं कि कंपैरिजन क्या है, तो आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन, स्पेस रिक्वायर, पहली बात तो स्पेस रिक्वायर्ड, तो आउटडोर में कॉमन सी बात है ज़्यादा लगेगा, इंडोर में कम लगेगा। टाइम, ठीक है, टाइम अगर हमको उसको बनाना है तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा भैया, तो आउटडोर में कम टाइम लगेगा, इंडोर में ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्यूचर एक्सटेंशन, ठीक है, तो अगर आउटडोर स्टेशन का अगर हम फ्यूचर एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इंडोर में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फॉल्ट लोकेशन, उसी के बारे में उसके बाद अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, आप इसको नोट डाउन करें जो भी कंपैरिजन है आउटडोर और इंडोर के बारे में, है ना। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के बारे में। किसके बारे में, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के बारे में। तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन क्या है, जनरली इसको 4 तरह के टाइप्स में बांटा गया है। पहला है स्टेप अप सब स्टेशन। स्टेप अप सब स्टेशन आपका हमने बहुत बार पढ़ा है। स्टेप अप सब स्टेशन कहाँ पे लगा होता है भाई, स्टेप अप सब स्टेशन आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, क्योंकि पावर या वोल्टेज को स्टेप अप तभी करना होता है जब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन। ठीक, फिर उसके बाद है सेकेंडरी सब स्टेशन, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो इन सब के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का वोल्टेज कितना होता है, प्राइमरी का कितना होता है, सेकेंडरी का कितना होता है, स्टेप अप का कितना होता है। अब देखिए एक सिंपल सा डायग्राम है जो मेरा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को दर्शा रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे हमने 11 kV पे पावर जनरेट किया। अब ये 11 kV क्या करेगा कि 220 kV में उसको स्टेप अप करेगा। ठीक, तो ये है मेरा क्या, स्टेप अप सब स्टेशन। 220 kV में उसने क्या किया, उसको स्टेप अप किया। नेक्स्ट, जब वो 220 kV बन गया तब वो पहुंचा कहाँ, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन में। ठीक, अब ये प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है बहुत सारे सब स्टेशन के साथ। ठीक,
तो ये प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन क्या करेगा कि ये सेकेंडरी सब स्टेशन को, अलग अलग सेकेंडरी सब स्टेशन, बहुत सारे सब स्टेशन को क्या करेगा, पावर ट्रांसफर करेगा। तो जैसे इसने 66 केवी में कन्वर्ट करके 220 केवी को 66 से 66 केवी में कन्वर्ट करके सेकेंडरी सब स्टेशन को पहुंचा दिया। ठीक, सेकेंडरी सब स्टेशन को जब ये पहुंच रहा है तो यहाँ पे ये 11 केवी में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, तो ये 11 केवी में कन्वर्ट हो गया। अब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को इसको पहुंचा सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करेगा कि 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके घरों के आसपास पहुंचा देगा, जहां से आप फेज और एक न्यूट्रल से क्या ले सकते हो, 230 वोल्ट ले सकते हो, है ना। और अगर आपको 440 वोल्ट चाहिए तो आप फेज और न्यूट्रल दोनों लेना पड़ेगा, मतलब 3 फेज, है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं हर सब स्टेशन के बारे में। प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है, कितने वायर यूज होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब होगा वहाँ पे 3 फेज 3 वायर यूज होगा, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन में भी 3 फेज 3 वायर यूज होगा। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सब स्टेशन में, तो कितना उसका कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में पूछा जाता है कि कितने फेज और कितने वायर यूज होते हैं, तो यहाँ पे 3 फेज 4 वायर यूज होते हैं, है ना। और ये 400 वोल्ट कैपेसिटी होती है जो कि इसको स्टेप डाउन करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सारों को नोट डाउन करें। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के का एक ये जो डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम, इसको बनाएं और अच्छे से नोट डाउन करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल।